No! It's happening! We must begin. Join the chant. I can't. Not yet. There is no time. Do it now. ये अक्सर बहुत खामोशी से शुरू होता है। व्यवहार में एक हल्का सा बदलाव। बिल्कुल। जो इंसान कल तक शांत था, सामान्य जिंदगी जी रहा था, वो अचानक बेचैन हो जाता है। हाँ, और रातों की नींद गायब हो जाती है। आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ जाता है। और फिर जब वो बोलता है तो शब्द अजीब लगते हैं। कभी कभी तो वो एक ऐसी गहरी और भारी आवाज में बात करता है जो उसकी अपनी लगती ही नहीं है। सही कहा। शुरुआत में परिवार वाले इसे किसी तरह की थकान या तनाव मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ इसे अनदेखा करना असंभव हो जाता है। शरीर कांपने लगता है। हाँ, इंसान अपनी सुध-बुध खो बैठता है और तभी डर और उलझन से भरे माहौल के बीच एक दबी हुई आवाज में एक शब्द फुसफुसाया जाता है, पोजेशन, यानी ऊपरी साया या किसी रूह का कब्जा। और ये कोई हॉलीवुड की डरावनी फिल्म का शुरुआती दृश्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऐसी ठोस वास्तविकता है जिसे हमारे समाज के कई हिस्सों में हर दिन जिया जाता है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं। हमारे पास शैडोज ऑफ द माइंड पोजेशन इन मॉडर्न इंडिया के कुछ बेहद चौंकाने वाले दस्तावेज है। और हमारा मकसद यहाँ कोई काल्पनिक डरावनी कहानी सुनाकर सनसनी फैलाना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, हम उन वास्तविक घटनाओं की तह तक जाना चाहते हैं जो भारत के विभिन्न हिस्सों में आज भी घट रही हैं। मैं बस ये सोच रही थी कि क्या ये सच में कोई अलौकिक घटनाएं हैं या इंसान का दिमाग कुछ ऐसा कर रहा है जो हमारी समझ से परे है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब कोई शरीर अचानक किसी और के नियंत्रण में महसूस होता है तो उसके पीछे का असली विज्ञान और समाजशास्त्र क्या कहता है? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले हमें उस जमीन को समझना होगा जहां ये कहानियां जन्म लेती हैं। शैडोज ऑफ द माइंड के दस्तावेज हमें भारत के ग्रामीण और यहाँ तक कि कई शहरी इलाकों की ओर भी ले जाते हैं, विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के कुछ हिस्सों में, जहां हर साल पोजेशन के सैकड़ों मामले सामने आते हैं। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं है, ये एक गहरी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा है। दस्तावेजों में जो लक्षण बताए गए हैं वे सच में रूह कंपाने वाले हैं। जरा सोचने वाली बात है कि एक इंसान का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगता है, मांसपेशियां पूरी तरह से तन जाती हैं। हाँ, और वो अचानक बेहद आक्रामक हो जाता है। उसकी अपनी पहचान पूरी तरह से गायब हो जाती है। वो अनजान आवाजों में बात करने लगता है। कभी वो दावा करता है कि वो सदियों पुराना कोई पूर्वज है, तो कभी किसी भटकती हुई आत्मा के रूप में बात करता है। जब किसी परिवार के सामने उनका ही अपना इस तरह का व्यवहार करता है तो वो क्या करते हैं? वे उसी स्पष्टीकरण की ओर भागते हैं जो उनके समाज ने उन्हें सिखाया है। वे सबसे पहले डॉक्टर के पास नहीं जाते। हाँ, वे तांत्रिकों या स्थानीय पुजारियों के पास जाते हैं, क्योंकि उनके नजरिए में ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संकट है। इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प मामले का जिक्र है। मामला एक 19 साल की युवा महिला का है, एक सामान्य ग्रामीण परिवार की लड़की। हाँ, जिसने अचानक एक दिन खाना पीना छोड़ दिया। शुरुआत में वो बस चुपचाप बैठी रहती थी, लेकिन फिर शाम ढलते ही उसका शरीर कांपने लगता था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो एक बिल्कुल अलग भारी और खुरदरी आवाज में बात करने लगी थी। उसने दावा किया कि वो उस गांव के पास मौजूद एक पुरानी वीरान हवेली की आत्मा है। परिवार खौफ में था। उन्हें यकीन था कि हवेली के पास से गुजरते वक्त किसी साये ने उस पर कब्जा कर लिया है, तो वे उसे बिना देर किए एक तांत्रिक के पास ले गए। और वहाँ जो हुआ वो सांस्कृतिक रस्मों का बहुत सटीक उदाहरण है। वहाँ कई दिनों तक रस्में चली। हाँ, नीम की पत्तियों का इस्तेमाल हुआ, तेज आवाज में मंत्र पढ़े गए, भारी मात्रा में अगरबत्ती और जड़ी बूटियों का धुआं किया गया। एक ऐसा माहौल बनाया गया जो इंसान की सभी इंद्रियों पर एक साथ हमला करता है। तेज आवाज, तीखी गंध और शारीरिक थकावट। और यहीं पर कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। अचानक उस महिला की स्थिति बदल गई। वो कांपना बंद हो गई। वो गहरी नींद में चली गई और जब उठी तो उसकी अपनी आवाज वापस आ चुकी थी। वो शांत हो गई। परिवार का मानना था कि तांत्रिक ने आत्मा को बाहर निकाल दिया है। अब अगर हम इसे तार्किक नजरिए से देखें, ये ऐसा है जैसे किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कोई वायरस आ गया हो। हाँ, और परिवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाने के बजाय कंप्यूटर के चारों ओर अगरबत्ती जला रहा हो। बिल्कुल। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, अगर उन रस्मों से वो महिला सच में शांत हो गई, सच में ठीक हो गई,
तो क्या हम कह सकते हैं कि उनका तरीका पूरी तरह गलत था? ये इस पूरे विषय का सबसे शानदार सवाल है। वो रस्म काम करती हुई क्यों दिखी? हाँ, मैं यही तो सोच रही थी। इसे समझने के लिए हमें इंसान के दिमाग के उस हिस्से में जाना होगा जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। असल में उस महिला के शरीर में कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर रही थी, तो फिर क्या हो रहा था? उसका अपना ही दिमाग एक बहुत बड़ा खेल रच रहा था। जब डॉक्टर इस तरह के मामलों का विश्लेषण करते हैं तो वे इसे ऊपरी साया नहीं मानते। हाँ, वे इसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर या गंभीर ट्रॉमा के रूप में देखते हैं। बिल्कुल, या कभी-कभी मिर्गी के दौरे के रूप में। मैंने डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा है। ये वो स्थिति है जहां इंसान अपनी ही पहचान और यादों से अलग हो जाता है। लेकिन कोई इंसान अपनी पहचान से अलग क्यों होगा? इसे समझने के लिए एक सर्किट ब्रेकर का उदाहरण लेते हैं। अच्छा। जब किसी इमारत के इलेक्ट्रिकल ग्रिड में अचानक बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाता है जिसे तार बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो क्या होता है? मेन सर्किट ब्रेकर खुद ट्रिप हो जाता है ताकि आग न लगे। बिल्कुल, इंसान का दिमाग भी ठीक ऐसा ही काम करता है। जब कोई व्यक्ति किसी चरम तनाव या गहरे सदमे से गुजरता है जिसे उसका चेतन मन प्रोसेस नहीं कर सकता, तो दिमाग उस इंसान की मानसिक प्रणाली को पागल होने से बचाने के लिए अपना सर्किट ब्रेकर गिरा देता है। अरे वाह! वो व्यक्ति की अपनी मूल पहचान को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर देता है। ये तो समझ में आता है कि दर्द महसूस ना हो, इसलिए दिमाग ने पहचान को स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन उस खाली जगह में एक दूसरी आत्मा की आवाज कहाँ से आ जाती है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब दिमाग पहचान को स्विच ऑफ करता है तो वहाँ एक खालीपन आ जाता है। इंसान बिना चेतना के नहीं रह सकता। हाँ। उस खाली जगह को भरने के लिए दिमाग अपने आसपास के समाज में मौजूद कहानियों का सहारा लेता है। इसे मनोविज्ञान में कल्चरली शेप्ड एक्सप्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कहते हैं। मतलब सांस्कृतिक रूप से आकार लेने वाली मनोवैज्ञानिक पीड़ा। बिल्कुल। उस 19 साल की लड़की के दिमाग को एक स्क्रिप्ट चाहिए थी। उसने बचपन से सुना था कि वीरान हवेली में आत्माएं रहती हैं। तो उसके अचेतन मन ने तनाव से भागने के लिए उसी हवेली की आत्मा का रूप ले लिया। सही कहा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब उस लड़की का दिमाग किसी भारी दबाव में था, शायद घर का कोई क्लेश या पारिवारिक तनाव जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। और उसे शायद कोई सुन भी नहीं रहा होगा। हाँ, तो उसके दिमाग ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां वो खुद को आत्मा समझने लगी, क्योंकि उसके ग्रामीण समाज में एक कमजोर लड़की की बात शायद कोई न सुने, लेकिन एक पुरानी आत्मा की बात हर कोई सुनता है। बिल्कुल। किसी साय का आना एक ऐसी चीज है जिसे पूरा गांव गंभीरता से लेता है। दिमाग ने अनजाने में ही सही उस अनकहे तनाव को बाहर निकालने के लिए एक परिचित कहानी गढ़ी। तो अगर हम इस तर्क को आगे बढ़ाएं, मान लीजिए यही भयानक सदमा किसी ऐसे देश में रहने वाले इंसान को हो जहां पोजेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा। जैसे न्यूयॉर्क में रहने वाली कोई लड़की जिसने बचपन से भूत प्रेत की कहानियां नहीं सुनी, तो क्या उसका दिमाग एक अलग तरह का सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करेगा? बिना किसी संदेह के। अगर वो पश्चिमी संस्कृति का हिस्सा है तो उसका तनाव पूरी तरह से अलग रूप में सामने आएगा। जैसे कि वो शायद एक गंभीर नर्वस ब्रेकडाउन, क्लिनिकल डिप्रेशन या पैनिक अटैक का रूप ले लेगा। उसका शरीर शायद वैसे नहीं कांपेगा। वो किसी पुरानी आत्मा की भारी आवाज में बात नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके दिमाग के पास वो सांस्कृतिक स्क्रिप्ट मौजूद ही नहीं है। तो मूल पीड़ा वही है, एक असहनीय मानसिक तनाव, लेकिन उसे व्यक्त करने का तरीका समाज की कहानियों पर निर्भर करता है। हाँ, नाटक वही चल रहा है, बस मंच और वेशभूषा बदल गई है। लेकिन ये तो हुई एक अकेले इंसान की बात। दस्तावेज में कुछ ऐसा भी है जो इस पूरी घटना को और भी डरावना कर देता है। कई बार ये सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, ये एक साथ पूरे के पूरे समूह को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। हाँ, ये इस विषय का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम उन घटनाओं की बात कर रहे हैं जो स्कूलों या हॉस्टलों में होती हैं, जहां अचानक एक साथ कई छात्र बेहोश होने लगते हैं या चीखने लगते हैं, और समाज तुरंत इसे मास पोजेशन या सामूहिक साय का नाम दे देता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक इसे मास साइकोजेनिक इलनेस कहते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन का फीडबैक लूप होता है। अच्छा। मास साइकोजेनिक इलनेस में भी इंसान का दिमाग कुछ ऐसा ही करता है। ये संक्रामक डर के रूप में एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। मतलब ये डर भी किसी वायरस की तरह फैल सकता है बिना छुए? हाँ, इंसान के दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो हमें दूसरों की भावनाओं की नकल करने पर मजबूर करते हैं। जब हॉस्टल में एक लड़की परीक्षा के तनाव के कारण अचानक चीखने लगती है तो उसे देखकर दूसरी तनावग्रस्त लड़कियों का दिमाग खतरे का अलार्म बजा देता है, और उनका नर्वस सिस्टम भी उसी डर की नकल करने लगता है।
एक के बाद एक लड़कियां बेहोश होने लगती हैं। वास्तविकता एक साझा भ्रम बन जाती है। ये सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन स्रोतों में इस पूरी मान्यता का एक बहुत ही अंधकारमय पक्ष भी है। बिल्कुल। एक ऐसा पक्ष जहां इस विश्वास का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जाता है। मैं विच हंटिंग या डायन प्रथा की बात कर रही हूँ। हाँ, ये सबसे दुखद हिस्सा है। अक्सर कमजोर वर्गों पर, विशेषकर महिलाओं पर, ये आरोप लगाया जाता है कि वे खुद डायन हैं जो दूसरों पर पोजेशन करवा रही हैं। जब हम इसे बड़े सामाजिक नजरिए से देखते हैं तो इतिहास गवाह है कि जब समाज किसी चीज से डरता है तो वो उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है। और इसका सबसे आसान तरीका है किसी कमजोर इंसान को बलि का बकरा बना देना। शैडोज ऑफ द माइंड स्पष्ट रूप से बताता है कि इस विश्वास का इस्तेमाल अक्सर महिलाओं को दबाने के लिए किया गया है। जो महिलाएं अपनी जमीन के लिए आवाज उठाती हैं या जो बेसहारा हैं, उन पर डायन होने का झूठा आरोप लगा दिया जाता है। उन्हें हर बीमारी या फसल खराब होने का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। और इसके परिणाम सिर्फ सामाजिक बहिष्कार तक नहीं रुकते, बात क्रूर हिंसा और निर्मम हत्याओं तक पहुंच जाती है। एक मनोवैज्ञानिक पीड़ा एक खौफनाक सामाजिक अपराध में बदल जाती है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि जो लोग इस अनुभव से गुजर रहे हैं, उनका डर असली है, उनका कांपना असली है। हाँ, सवाल बस ये है कि इसके पीछे कारण क्या है और समाज उसे कैसे संबोधित करता है। यहाँ पर मैं वापस उसी 19 साल की लड़की की कहानी पर आना चाहूंगी जो रस्मों के बाद ठीक हो गई थी। विज्ञान इसे कैसे समझाता है? विज्ञान इसे प्लेसिबो और नोसिबो प्रभाव के जरिए समझाता है। हाँ, मैंने प्लेसिबो के बारे में सुना है। इंसान का विश्वास उसके शरीर की जैविक कार्यप्रणाली को बदल सकता है। अगर उस महिला को पूरा विश्वास है कि तांत्रिक शक्तिशाली है तो उसका दिमाग एक सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। मतलब दिमाग खुद ही अपनी बीमारी का इलाज बन जाता है। हाँ, विश्वास के कारण दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करता है जो तनाव को कम करते हैं। दिमाग नर्वस सिस्टम को शांत होने के संकेत भेजता है। महिला सच में शांत हो जाती है। रस्म ने काम किया, लेकिन आत्मा को भगाने के लिए नहीं, बल्कि दिमाग को विश्वास दिलाने के लिए। बिल्कुल, उसने दिमाग को शांत होने का एक रास्ता दे दिया। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है ना, जिसे नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। हाँ, ये डरावना है। अगर किसी व्यक्ति को यकीन दिला दिया जाए कि उस पर कोई भारी श्राप है तो उसका दिमाग उस डर को इतना सच मान लेगा कि शारीरिक हालत बिगड़ने लगेगी। शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है? दिमाग की एमिगडाला जो खतरे को भांपती है, वो भारी मात्रा में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन रिलीज करने का आदेश देती है, जिससे दिल की धड़कन बढ़ जाती है और इम्यून सिस्टम क्रैश होने लगता है। शरीर सच में उसी श्राप के लक्षण पैदा करने लगता है। ये सोचकर शरीर पर सीधा प्रहार है। अच्छा, मैं ये मान सकती हूँ कि तनाव से इंसान कांप सकता है और विश्वास से ठीक हो सकता है, लेकिन दस्तावेज के आखिर में कुछ रहस्यमयी क्षणों का भी जिक्र है। हाँ, मेरा एक सवाल है। कई मामलों में देखा गया है कि पीड़ित में एक असाधारण शारीरिक ताकत आ जाती है। एक दुबली पतली लड़की को पकड़ने के लिए 4 हट्टे-कट्टे लोगों की जरूरत पड़ती है। ये कैसे होता है? विज्ञान इस असाधारण ताकत को एड्रेनालिन रश के जरिए समझाता है। अच्छा, जब इंसान का दिमाग लड़ो या भागो की चरम स्थिति में होता है तो शरीर अपनी ऊर्जा को बचाने वाले सभी प्रतिबंधों को हटा देता है। मतलब दर्द महसूस होना बंद हो जाता है? हाँ, इंसान अपने शरीर की 100% मांसपेशियों की ताकत का इस्तेमाल एक ही झटके में कर सकता है। इसलिए वो दुबली लड़की 4 लोगों को पीछे धकेल पाती है। लेकिन क्या सब कुछ एड्रेनालिन से समझाया जा सकता है? कुछ मामलों में व्यक्ति के पास ऐसी जानकारी आ जाती है जो उसके पास नहीं होनी चाहिए। वो अनजान भाषाएं बोलने लगता है। यहीं पर आकर हमें स्वीकार करना पड़ता है कि विज्ञान की अपनी कुछ सीमाएं हैं। हम मस्तिष्क के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अचेतन मन आसपास के वातावरण से कितनी सूक्ष्म जानकारियां सोख लेता है, इसे पूरी तरह डिकोड नहीं किया जा सका है। अनुभव असली है, डर असली है, बस कारण पर बहस जारी है। बिल्कुल। आधुनिक भारत में पोजेशन के मामले गहरे अनुभवों के रूप में आज भी घट रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि पोजेशन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि शरीर के अंदर क्या जा रहा है। सही, ये इस पर निर्भर करता है कि समाज उस व्यक्ति को कैसे देखता है। जब कोई मानसिक आघात से गुजरता है तो समाज क्या चुनता है? हाँ, क्या वो डर को चुनता है जहां उसे यातनाएं दी जाएं, या वो सहानुभूति को चुनता है? और समाज के इसी चुनाव से उस इंसान का भविष्य तय होता है। इन दस्तावेजों को देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि सबसे शक्तिशाली ताकत कोई वीरान हवेली का साया नहीं है। तो क्या है? ये हमारा अपना दिमाग है। एक ऐसा दिमाग जो आघात से बचने के लिए किसी भी कहानी का रूप ले सकता है। हम मस्तिष्क की उन अनसुलझी परतों को ही भूत का रूप दे देते हैं।
ताकि हम उस चीज को समझा सकें जिसे हम समझना नहीं चाहते। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा विचार उभर कर आता है। जरा सोचने वाली बात है कि अगर हमारा दिमाग सांस्कृतिक कहानियों का इस्तेमाल करके पोजेशन जैसी बिल्कुल वास्तविक लगने वाली स्थिति पैदा कर सकता है, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में और कितने ऐसे डर हैं, कितनी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हमारा दिमाग सिर्फ इसलिए सच मानकर जी रहा है क्योंकि समाज ने हमें वही कहानी सुनाई है। ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमारी सीमाएं, हमारे डर सच में हमारे अपने हैं या हम बस अपनी ही गढ़ी हुई सांस्कृतिक कहानियों के कैदी हैं?